हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। तो हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 2 जून। वीडियो के संबंध में यदि कोई डाउट्स क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है। बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। यहाँ पे जो बैठक में बात की गई, डिस्कशन किया गया, वो किया गया सीबीएसई की परीक्षा, जो 12वीं की परीक्षा है उनके ऊपर डिस्कशन किया गया। बड़ा लंबा डिस्कशन चला ये और अंततः परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया 2021 में 12वीं की परीक्षाओं को। तो यहाँ पे बताया गया कि देश में कोरोना काल के चलते ऐसा निर्णय लिया गया है, यानी कि हेल्थ को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया है यहाँ पे एजुकेशन के मुकाबले। ये बात इसके तहत निकल कर के आती है। इसके अलावा यहाँ पे आईएससी बोर्ड ने भी देर शाम 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैठक में आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री शामिल थे इसमें, सूचना मंत्री भी शामिल थे, वित्त मंत्री, बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी और शिक्षा मंत्री भी इसके अंदर शामिल थे। तो ये इस प्रकार की यहाँ पे डिसीजन लिया गया, इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के भी एक सुनवाई चल रही है। तो देखते हैं उसमें भी क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि अब आगे क्या, तो इसमें कैसे उनको प्रमोट किया जाएगा, तो उसके ऊपर अभी यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो बताया गया है कि जो छात्र 12वीं की परीक्षाएं देना चाहेंगे उन्हें स्थिति में सुधार होने पर मौका भी दिया जाएगा। यानी यदि किसी को लगता है कि वो देना चाहता परीक्षा तो उनको इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। नतीजे तैयार करने में वैकल्पिक मूल्यांकन के तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ये वैकल्पिक तरीके क्या हैं, यानी कि ऑप्शनल जो इवैल्यूएशन के मेथड हैं वो क्या हैं, अभी ये क्लैरिटी यहाँ पे कोई नहीं है कि किस प्रकार से उनको प्रमोट किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा पीएमओ के अनुसार 12वीं का परीक्षा परिणाम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अनुसार एक निश्चित समयावधि में जारी किया जाएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, इसकी भी क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में पता लगेंगी, कैसे ये किया जाएगा, प्रमोट कैसे किए जाएंगे बच्चे आगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में कैबिनेट की बैठक होनी है और यहाँ पे भी हो सकता है कि केंद्र की तरह राजस्थान सरकार भी ये बोर्ड की जो परीक्षा है उनको रद्द कर दे। तो ऐसी बात की जा रही है। देखते हैं हम राजस्थान के अंदर क्या चीज़ें निकल करके आ रही हैं, क्योंकि राजस्थान में केसेस भी कम हो गए अभी कोविड-19 के। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे डिसीजन लिए जाएंगे सरकार के द्वारा, तो ये देखने वाली चीज़ रहेगी। यहाँ पे ये एडिटोरियल है, ये बात कर रहा है राजद्रोह की। तो राजद्रोह के प्रावधान का ना हो दुरुपयोग, यानी कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इस प्रावधान का। तो ये राजयोग कहाँ पे है, सॉरी राजद्रोह सेक्शन 124 ए है ये आईपीसी का। तो इंडियन पीनल कोड 1860 का ये कानून है। आप समझ सकते हैं पुराना कानून है, अंग्रेजों के समय का कानून है। तो ये कहीं ना कहीं सेक्शन जो होता था अंग्रेजों के द्वारा दमनकारी जो अपनी नीतियां थी उनको लागू करने के लिए इस प्रकार के सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जो आम जनता है उनकी आवाज़ को दबाने का काम यहाँ पे किया जाता था। तो इसमें ये बताया गया है कि इस सेक्शन का आज भी सरकारों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। मतलब जब जो विपक्षी पार्टी होती है और जो सत्ता पक्ष होता है, तो विपक्षी पार्टी जब विपक्ष में होती है तो उसका विरोध करती है 124 ए का, लेकिन जब वही विपक्षी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो फिर उसका दुरुपयोग कैसे करना है वो भी अच्छे से जानती है 124 ए का। तभी तो आज तक 2021 में हम बैठे हुए हैं। ऐसे सेक्शन को अभी तक रिमूव नहीं किया गया, रिपील नहीं किया गया है। तो ऐसे कई मामले सामने निकल करके आते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। आंध्र प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा है सरकार की आलोचना करना जुर्म नहीं है। यानी कि सरकार के खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो राजद्रोह हो गया। कभी कभी सही चीज़ें भी उठाई जाती हैं, सरकार को आईने दिखाने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ तेलुगु जो चैनल हैं उनके ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया। तेलुगु चैनल ने सत्तारूढ़ पार्टी के बागी सांसद के कथित रूप से आपत्तिजनक भाषण का प्रसारण किया था। सरकार ने सांसद व चैनलों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो इस प्रकार की घटनाक्रम देखने को मिलता है कि सरकार के द्वारा ये जो दमनकारी नीतियाँ हैं ये अपनाई जाती हैं सेक्शन 124 ए का इस्तेमाल करते हुए, ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इम्पॉर्टेंट है 124 सेक्शन आईपीसी 1860 का। इस पर बार बार चर्चा निकल के सामने आती है, बार बार इसका दुरुपयोग किया जाता है सरकारों के द्वारा। तो इसको कैसे डील करना है, क्या इसमें चीज़ें रहने वाली हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसके संबंध में ऑर्डर जारी किए हैं, कई गाइडलाइन जारी की हैं, लेकिन अभी तक कुछ सामने मतलब पुख्ता चीज़ें निकल कर के नहीं आई हैं अभी तक कि इसको कैसे डील करना है।
कि इसको रिपील करना है, क्या करना है, क्योंकि समाज में यदि जो जनता है वो सरकार को आईना दिखाने का काम करती है। अपने जो भी उनके पास टूल्स हैं, किसी के पास राइटिंग का स्किल है, किसी का बोलने का स्किल है, किसी जैसे कि जो मीडिया एजेंसीज हैं, ये सही जो चीज़ें हैं समाज के अंदर उससे प्रसारित करने का काम करती हैं, तो उनको दबाने का काम इसके द्वारा किया जाता है सेक्शन 124A के द्वारा। ये बात की जा रही है मृत मानव, यानी कि जब मानव की मृत्यु हो जाती है तो देह के भी हैं अपने अधिकार। तो बात की जा रही है उनकी जो बॉडी होती है उसके भी अपने अधिकार हैं। तो ये एक लिखा है यहाँ पे एडिटोरियल, विभूति भूषण शर्मा हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं राजस्थान सरकार के। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोरोना काल में भी दुर्गति हुई दिखी है कई बार जो मृत शरीर हैं लोगों के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। इसके अलावा कई हाईकोर्ट के द्वारा भी इस प्रकार के संज्ञान लिए गए हैं। तो ये बातें बार बार सामने निकल करके आती हैं। यहाँ पे एक जनहित याचिका का जिक्र किया गया है 1989 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की थी, परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये केस। तो 1989 में से दायर किया गया था। तो यहाँ पे कहा गया था सुनवाई के दौरान कि कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अधिकार है आपको गरिमा में जीवन जीना। तो गरिमा में जीवन जीने के साथ साथ उसकी मृत्यु के बाद भी ये अधिकार मिलता है कि उसका जो अंतिम जो संस्कार है उसकी पूरी गरिमा में तरीके से होना चाहिए। उसके जो रीति रिवाज हैं, उसके जो संस्कार हैं उनके अनुरूप होना चाहिए। तो इस प्रकार का भी अधिकार मिलना चाहिए मृत्यु होने के बाद, ये बात बोली गई है यहाँ पे। तो अनुच्छेद 21 अपने आप में बहुत ही व्यापक है, मतलब जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ ये जीवन समाप्त होने के बाद भी जो अधिकार रहता है बॉडी का, मतलब कि जो मृत शरीर है उसका भी अपना एक अधिकार है, तो वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन कोरोना काल में इसकी धज्जियाँ उड़ती हुई दिखी हैं ये जो इस प्रकार के अधिकार हैं। तो इस पर ये चर्चा की गई है एडिटोरियल में। तो बताया गया है कि 2002 में आश्रय अधिकार अभियान बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य का दायित्व है। तो क्या बात की गई कि ये जो बात की जा रही है देह के जो अधिकार हैं ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पूरे तरीके से जो उनका अंतिम क्रियाक्रम है वो उनका होना चाहिए। तो ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है। तो ये इस बात में कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है जिनेवा का कन्वेंशन है 1949 का, उसका अनुच्छेद 16 है। उसके अनुसार बताया गया कि युद्ध के दौरान दुश्मन देश को भी अपनी सीमा में शहीद हुए सैनिक या व्यक्ति की मृत देह को सम्मान देना चाहिए। यानी कि ये जो जिनेवा कन्वेंशन है 1949 का, उसमें भी ऐसा बोला गया है कि जब शत्रु देश जो होते हैं दो, जहाँ पर युद्ध चल रहा होता है, तो सपोज कि इस देश का जो सैनिक है यहाँ इस देश में आकर के उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको भी पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार इसका करना चाहिए जिस प्रकार से इसका होना चाहिए। तो ये बात बोली गई जिनेवा कन्वेंशन में। इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये इस प्रकार के, तो ये ऐसा किया जाना चाहिए। मतलब अभी जिसे पालन नहीं किया जा रहा है, तो ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। तो ये 1807 में भी मृतक के संदर्भ में अनेक प्रावधान उल्लेखित हैं। यानी कि जो IPC एक्ट की बात की जा रही है भारतीय दंड संहिता की, उसमें भी इस प्रकार के प्रावधान है, लेकिन इनका पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है आपकी धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार देता है आपको, ये मूल अधिकार है एक अनुच्छेद 25। तो यहाँ पे अंतिम संस्कार से संबंधित भी अधिकार है, यानी कि आपके जो रीति रिवाज हैं, आपका जो कल्चर है, उसके अनुसार ही आपका अंतिम संस्कार होना चाहिए। ये बात करता है अनुच्छेद 25। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस एडिटोरियल के अंदर बताई गई हैं कि किस प्रकार से जो अभी लोगों की मृत्यु हो गई है, कई सारे शरीर आपने सुने होंगे गंगा में बहा दिए गए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि बिल्कुल ही गलत होती हैं। मतलब समाज के अंदर इस प्रकार की चीज़ें नहीं आनी चाहिए सामने। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी। ये बात की जा रही है डीजल पेट्रोल की कीमत है जो कि अभी उछली हैं। तो ईंधन कीमतों में एक महीने में 17वीं बार वृद्धि देखने को मिली है। तो बताया जा रहा है पेट्रोल 17 बार में 4.09 रुपये और डीजल 4.65 रुपये बढ़ गया है। मतलब धीरे धीरे करके 0.10 0.20 इस प्रकार से जो कुछ कीमतें बढ़ाते हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं पेट्रोल की कीमत तकरीबन 100 रुपये लीटर पे हो गई है। तो आप ये जो यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है ये बड़ी ही शानदार है। तो आपको इसकी जो कैलकुलेशन है, इसकी मैथमेटिक्स है, वो बड़ी आसानी समझ में आएगी कि सरकारें कहाँ पे किस प्रकार से अपना मार्जिन सेट कर रही हैं अभी। तो प्राइस बिल्डअप ऑफ पेट्रोल बताया गया है, 10 स्टेट्स यहाँ पे बताई गई हैं।
तो आप देख सकते हैं, हम राजस्थान की यहाँ पे यदि बात करें तो ये राजस्थान है, तो ये 91 की बात की जा रही है पेट्रोल की। हालांकि अभी 100 रुपये हो गया है पेट्रोल राजस्थान में, लेकिन ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये। तो 91 रुपीज़ यानी कि लास्ट मंथ की बात है। तो यहाँ पे रुपीज़ देखिए आप किस प्रकार से ये रेट तय की गई है। बेस प्राइस है यहाँ पे 29.7, तकरीबन 30 रुपये इसकी बेस प्राइस है। तो बेस प्राइस का मतलब होता है कि जो यहाँ पे फ्यूल की जो एक बेसिक प्राइस पड़ती है उसकी बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद स्टेट का यहाँ पे टैक्स लग गया है, देख सकते हैं आप। स्टेट का टैक्स है तकरीबन 25 रुपये और सेंट्रल का टैक्स है यहाँ पे 33 रुपये। तो आप देखिए एक कैलकुलेशन के मुताबिक तो 25 और 3 28 और 30 यानी कि 58 रुपीज़ केवल यहाँ पे टैक्स के हो गए हैं। आप ये समझिए बात। और इसकी कीमत बेसिक कितनी है, 30 रुपये। यहाँ पे डीलर का कमीशन है 3.69 रुपये। ठीक है, डीलर कमीशन आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन 58 रुपये आप टैक्स में वसूल कर रहे हैं। इसकी कीमत महज 30 रुपये है। यदि आप 30 रुपये पे 30 रुपये और भी टैक्स लगा लें तो इसकी कीमत कितनी होती है, 60 रुपये। यदि आप डीलर का कमीशन यहाँ पे 4 के हिसाब से लगाएंगे तो तकरीबन 64 रुपये की इसकी प्राइस निकल करके आती है। यानी इतनी बड़ी जो इनकम कमा रही है सरकार, ये एक बड़ा सेक्टर है गवर्नमेंट के लिए। उसका एक रीज़न भी है वैसे, कोविड-19 के दौरान इनकम के सोर्सेज जो है गवर्नमेंट के वो ख़त्म हो चुके हैं। ये ही तरीके हैं जिससे कि अपनी सरकारें थोड़ी बहुत इनकम कर रही हैं और जो अपने एक्सपेंडिचर हैं उनको वो कर पा रही हैं अभी। तो ये इसका एक चीज़ है, पूरा पिक्चर है इसका कि किस प्रकार से रेट अभी 100 पे पहुंच गई हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहें, जब उनके पास इनकम के अच्छे सोर्सेज हो सकते हैं आने वाले समय में, तो इसकी प्राइस रिड्यूस हो सकती हैं अपना टैक्स रिड्यूस करके यहाँ पे। तो ये बड़ी चीज़ है। ऐसी बात नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में ही ये प्राइस हाइक हो गई है, ऐसी बात नहीं है। देख सकते हैं आप, बेस प्राइस इंडिया के अंदर तकरीबन 30 रुपये पड़ रही है ये इनकी। तो अभी वर्तमान समय में ये बात करें करंट में, तो ये हो सकता है कि 30 की बजाय 33 या 34 रुपये के आसपास हो। तो बस इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये है इसकी पूरी मैथमेटिक्स कि किस प्रकार से रेट अभी हाई हो गई हैं पेट्रोल और डीजल की। ये यहाँ पे बात की जा रही है, एक पर्वतारोही हैं सीकर के, इनका नाम है हर्षवर्धन जोशी। तो हर्षवर्धन जोशी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है इको फ्रेंडली तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, राजस्थान के संदर्भ में है और यहाँ से संबंधित है राजस्थान से हर्षवर्धन जोशी, जिन्होंने कि भी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो इसके संबंध में प्रश्न पूछने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। तो इको फ्रेंडली तरीके से फतेह किया है माउंट एवरेस्ट को इन्होंने। तो ये कुछ न्यूज़ है यहाँ पे। ये बात की जा रही है महेश जेठमलानी और स्वप्न, राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया है इनको। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी, बहुत ही फेमस एडवोकेट वकील रहे हैं ये राम जेठमलानी, और उनके पुत्र हैं महेश जेठमलानी। तो महेश जेठमलानी को 2024 तक राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पूर्व पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता को फिर से उच्च सदन में नॉमिनेट किया गया है। यानी कि राज्यसभा में 2 चेहरों को नॉमिनेट किया गया है, महेश जेठमलानी और स्वप्न दास गुप्ता। तो ये जो नॉमिनेशन का काम है ये करते हैं अपने प्रेसिडेंट साहब। आप मुझे बताइए कि उनको पावर है नॉमिनेट करने की, कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर, पहली चीज़, और किन किन क्षेत्रों से नॉमिनेट करते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, रेगुलरली पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं एग्ज़ाम्स के अंदर और पूछी जाती रहेंगी आगे भी। तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट के अंदर कि कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं और किन किन क्षेत्रों से नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।